Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. बल्कि आज तो मुझे इसमें ऐड करना चाहिए वेलकम टू द एग्ज़ाम सीरीज़, क्योंकि इस सीरीज़ का आपसे मैंने वादा किया था कि आपके पेपर में मौजूद 7 क्वेश्चंस पे हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और हर एक एलिमेंट पे, हर एक क्वेश्चन पे डिटेल्ड डिस्कशन होगी। उसमें क्या क्या मिस्टेक्स नॉर्मली बच्चे करते हैं और उस पर कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे प्लान किया जाए। जैसे हमने रिड्यूस सिलेबस में और रिवाइज सिलेबस की जो पिछली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे आप अपने क्वेश्चंस का ब्रेकअप बनाएं, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करें। तो द एग्ज़ाम सीरीज़ की ये पहली वीडियो आपके सामने है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को और देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को इसका ब्रेकआउट किया जा सकता है और इसमें क्या वो डिटेल्स हैं, एग्जामिनर क्या पूछना चाहते हैं और हमें उसको किस तरीके से आंसर देना चाहिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन जो है वो एक इफ़ेक्टिव क्वेश्चन हो। सो आई गेस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, बेसिकली व्हाट इज़ कॉम्प्रीहेंशन और व्हाई दिस कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंडली हम बात करेंगे पेपर पर्सपेक्टिव पे कि फेडरल बोर्ड की क्या पॉलिसी है और फेडरल बोर्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को लेके किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और हमें उसके आंसर किस तरीके से देने हैं। Then I'll be sharing some of the techniques to approach the text, how to read the text by using some techniques so that we can आंसर द क्वेश्चन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे डिटेल डिस्कशन आपके साथ होगी कि फेडरल बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, किसी टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंशन के पर्सपेक्टिव से तैयार कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि इस टेक्स्ट को लेके मुझे किस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। देन आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द टिप्स कि किस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो कंसेप्ट को समझ के उन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो दे सकते हैं इन एन ईजी वे। सो उन चीज़ों को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसीडर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, और ये क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और मेरे अकॉर्डिंगली कॉम्प्रीहेंशन में रिटन फॉर्म में जब आप इसको समराइज़ करते हैं टॉपिक को, तो उसमें ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, एक टेक्निकल मिस्टेक है, तो उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। देन प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, कुछ आपके साथ टिप्स या कुछ असाइनमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आपने किसी भी टेक्स्ट की प्रैक्टिस करनी है ताकि उसमें एफिशिएंसी लाई जाए और आपकी जो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है इस टॉपिक को लेके वो बढ़े। और एंड पे कंक्लूड करेंगे और आपके लिए कुछ रीइंफोर्समेंट भी होंगी, कुछ आपके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन कि आप उसमें चेक कर पाएंगे कि क्या मेरी इसमें मुझे ये चीज़ समझ आई है या नहीं आई। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि जब वो किसी भी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो वो वीडियो को स्किप करके देख रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमें जो काम की चीज़ चाहिए बस वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाकी डिस्कशन को छोड़ देते हैं। और यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से हम उस टॉपिक की कभी डेप्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली और जो ये बात मेरे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नोट कीजिएगा, उससे आपको टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली इज़ ग्रास्पिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, connecting ideas across the text, actively engage with the content, using prior knowledge and context clues and analyzing beyond literal meaning। आपके सामने मैंने स्लाइड के जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट मैंने पढ़े। सबसे पहले ग्रास्पिंग मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। देखें, अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई भी तहरीर अगर आपके पास मौजूद है और वो सारी तहरीर पढ़ने के बाद आपको यही समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, तो दिस मीन्स कि आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी क्लास में देता हूँ कि अगर आपके नेबर्स में से कोई बाबा जी आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि बेटा ये मेरे घर में किसी ने कोई एक इश्तिहार जो है ये फेंका है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप इसको पढ़ के मुझे बताएं कि व्हाट दिस एडवर्टीजमेंट इज़ ऑल अबाउट। जब आप उस पैम्फलेट को बाबा जी के हाथ से लेते हैं और उसको पढ़ते हैं और वो पूरा पत्तर पढ़ने के बाद, वो पूरा पैम्फलेट पढ़ने के बाद आप उनको 2, 4, 6 लाइनों में समझा पाते हैं कि ये पूरे का पूरा जो पैम्फलेट है ये किस टॉपिक पे बेस्ड है, इसमें बेसिकली बात क्या की जा रही है, तो इसका मतलब है कि यू कॉम्प्रीहेंडेड द टेक्स्ट।
आपने उसके बारे में बता दिया, बाबा जी ये तो कंटोनमेंट की जानिब से आया है, आजकल मच्छरों की बहुतात की वजह से मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, उसके बारे में जो है वो कंटोनमेंट ने आपको हिदायत दी हैं। तो बाबा जी आपसे कहेंगे अच्छा बच्चा, मैं समझा पता नहीं कुछ ज़रूरी चीज़ होगी। बहरहाल ये भी ज़रूरी थी, लेकिन आपने उस टेक्स्ट को सारे का सारा कहानी बाबा जी को नहीं सुनाई। आपने बाबा जी को वो सारा पढ़ के उसको ये बता दिया कि व्हाट दिस टेक्स्ट इज़ एक्चुअली अबाउट। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड कर लिया, आपने टेक्स्ट को समझ लिया। अब आपने क्या करना है कि पेपर के पर्सपेक्टिव से जब आपके पास कोई टेक्स्ट आएगा तो उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ के अगर तो आपको ये समझ आ जाती है कि यार ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। अच्छा, अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हम पूरे टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आता, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दिस हैपन टू मी एज़ वेल व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि मुझे जो मेरी टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कॉम्प्रीहेंशन को समझने के लिए, उस वक्त तो अनसीन आता था, और कॉम्प्रीहेंशन अनसीन ही होनी चाहिए। अभी तो आपकी बुक में से आता है। तो सर ने मुझे टिप्स ये दी थी कि बेटा अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन नहीं समझ आ रही उसको दोबारा पढ़ो, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही उसको तीसरी मरतबा पढ़ो, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही उसको चौथी मरतबा पढ़ो, और उस वक्त तक पढ़ते रहो जब आपको समझ नहीं आती। तो अब बच्चे इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि सर इस तरीके से तो फिर सारा वक्त हम इसी पे लगा लेते हैं। तो बच्चों सारा वक्त तो आप इस पर नहीं लगाएंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं इस पर अपनी बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, टेक्स्ट की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ पहले से शेयर कर चुका हूँ, और आपको तो टेक्स्ट आना भी आपकी बुक में से ही है, तो आपको तो टेक्स्ट के बारे में 4 लाइनें पढ़ के वैसे ही पता चल जाना चाहिए फ्लाम वाटर से, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से आया हुआ है, तो आपको तो समझने की मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको अनसीन टेक्स्ट आता है जो कि आपके पेपर में नॉर्मली नहीं आता, एसएलओ में कहा जाता है लेकिन नहीं आता, लेकिन अगर कोई वैसे भी आपको पेपर में कोई ऐसे अनसीन टेक्स्ट आ भी जाए फॉर एग्जांपल, तो आपको जब 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करेंगे आपको वैसे ही वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, समझना क्या है कि व्हाट दिस होल टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट, बस। अब उसके बाद क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आपने इतना काम कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को समझ लिया। उसके बाद कनेक्टिंग आइडियाज़ अक्रॉस द टेक्स्ट। अब उस एक टॉपिक को लेके वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे फॉर एग्जांपल बात हो रही है, साफ़ पानी के बारे में और सैनिटेशन के बारे में बात हो रही है, तो उसमें जितने भी आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक उनको आपस में आपने कनेक्ट करना है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपके हाथ में पेंसिल होगी, आप जब उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं आप उनको हाईलाइट करते जाए, उनको अंडरलाइन करते जाएँ। देन एक्टिवली इंगेज विद द कंटेंट, मोर और लेस ये दोनों पॉइंट्स सेम ही है, तो उसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा आपके साथ। यूजिंग प्रायर नॉलेज एंड कॉन्टेक्स्ट क्लूज। अभी प्रायर नॉलेज आपको क्यों चाहिए होता है? जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, ठीक है। अगर क्लीन वाटर पे बात की जा रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार साफ़ पानी के बारे में आप बताएं कि साफ़ पानी क्यों ज़रूरी है और साफ़ पानी अगर नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान होगा, तो आप तो मुझे जनरली वैसे भी बता सकते हैं, आपको उस टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी प्रायर नॉलेज है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले से पता है। अब इसका फ़ायदा ये होगा जब हम इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ खास किस्म के क्वेश्चन जो कि आगे कुछ स्लाइड्स में आने वाले हैं और स्लाइड्स में आपसे डिस्कस करूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ क्लूज़ होंगे, एग्जैक्टली वो पूरे का पूरा आंसर मेंशन नहीं होगा, लेकिन कुछ क्लूज़ के बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो उस स्लाइड को गौर से सुनिएगा। और एनालाइजिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें टेक्स्ट के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन आपने उस मोर और लेस उस टेक्स्ट से आपने बाहर निकलना होता है। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल ही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास 12-14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं या 12-14 लाइंस लिखी हुई हैं आपके पेपर में उस टेक्स्ट के अंदर, तो अब आपने क्या करना है कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ के समझना है, और आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इस सारे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप क्या समझते हैं कि हमें साफ़ पानी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। अब ये आंसर टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है। अब आपने इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए, जो पॉइंट्स उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं, उस पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपने खुद से आपने सजेशंस देनी है कि कैसे जो है वो साफ़ पानी के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। ये प्योरली आपका अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट को पढ़ा, उसको एनालाइज़ किया और उसके लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड। अब लिटरल मीनिंग का एक मतलब ये भी हो सकता है कि कहा कुछ और जाता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे अगर आपको पता हो, एक हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर था वेस्टलैंड, कभी मौका मिला पढ़ लीजिएगा। वेस्टलैंड में मारिया मेनेस जो राइटर थी वो क्या कहती हैं कि हु आर द मेन हु डिफाइल द ग्रॉसी बॉर्डर्स,
कौन से वो लोग हैं जो हमारे ग्रॉसरी बॉर्डर्स को घास से और सब्ज़े से भरपूर जो हमारे सड़कों के किनारे हैं या पार्कों के किनारे हैं, इनको बर्बाद कर रहे हैं। दिस इज़ द मार्क ऑफ सैवेजेस, दिस इज़ द स्टैन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये खुशहाली का निशान है और दिस इज़ द स्टैन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैन कहते हैं दाग धब्बे को। अब बेसिकली वो तंज कर रही है, वो कह रही है कि यही तुम लोगों ने सीखा है, यही तहज़ीब याफ्ता माशरे की अलामत है कि इसकी सड़कें गंदी हैं और उसके वो गंदे हैं। तो बेसिकली वो कह रही दिस इज़ द स्टेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दिस इज़ द मार्क ऑफ सैवेजेस, ये वैश्यों का निशान है। तो बेसिकली वो एक अलकाबात से आपको नवाज रही है, लेकिन असल में वो अलकाबात से नवाज नहीं रही, असल में वहाँ पे तंज कर रही हैं। तो इसको कहते हैं कि जो लिटरल मीनिंग है, हम उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि वो बेसिकली ये बात बोल के कहना क्या चाह रही हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एनालाइजिंग समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। तो आई होप कि इस डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है। और मैं आपके लिए थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के आपने सिर्फ ये बताना होता है कि क्या आपको टेक्स्ट समझ आया या नहीं। अगर आपको उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ के लुबे लुबाब समझ आ गया कि व्हाट दिस टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट, तो इसका मतलब है कि आपने इस टेक्स्ट को समझ लिया और आपने उसको रीड करने के बाद कॉम्प्रिहेंड कर लिया, अंडरस्टैंड कर दिया। हाँ, ये अंडरस्टैंड का वर्ड ज़रूरी है कि अगर मैं पूरे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किसी एक लफ्ज़ से रिप्लेस करूँ कॉम्प्रिहेंशन को, तो दैट वुड बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझ लेना किसी चीज़ को। तो आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली क्या होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप अपने पेपर की पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट्स 28 मार्क्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी क्वेश्चन 28 नंबर का हो। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दौर में होता था एसए का क्वेश्चन, जो कि 10 से 12 नंबर का होता था। तो 10 से 12 से ऊपर कभी नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, अच्छा दूसरा पॉइंट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने ग्रेड 2 में भी पढ़ी, 3 में भी पढ़ी, 4 में भी पढ़ी, 10th में भी पढ़ी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपकी कोर्स का हिस्सा है, सीएसएस में भी आपके पेपर का हिस्सा होती है। आप मास्टर्स लेवल तक चले जाएंगे तो आपको टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ग्रेड 3 और 4 में भी पूछा जाता है और वही क्वेश्चन आपके सीएसएस के एग्ज़ाम्स का भी हिस्सा होता है, तो उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो एक काम की चीज़ होगी ना। काम की चीज़ यही है कि अगर आपने मास्टर्स कर लिया और आप बाबा जी को ये आंसर नहीं कर पाए कि बाबा जी ये जो पैम्फलेट है उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है एंड व्हाट दिस होल पैम्फलेट इज़ ऑल अबाउट, तो उसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपने शायद डिग्री ले ली लेकिन आपको समझ नहीं आई। तो ये क्वेश्चन उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जब हमारे जहन में होगी तो उसके लिए उतना ही कमर बस्ता हो कि हम उसकी तैयारी भी करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम एनी टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आपको अंग्रेज़ी में दे दिए जाए या उर्दू में दे दिए जाए, उर्दू में भी कॉम्प्रिहेंशन होती है, तो उसको अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया और उसको आपने समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। ठीक है, अच्छा इसके फ़वायद सुन लें। ठीक है, जब आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे कि ये स्किल अगर आपके अंदर आ जाती है तो उसका आपको फ़ायदा क्या होगा। इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, fosters communication skills and is crucial for academic success and personal growth। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ, मैं सिर्फ एक दो पॉइंट्स पे बात करूँगा कि पर्सनल ग्रोथ भी तो हो रही है ना। मैंने मास्टर्स कर लिया और मेरे पास कोई बाबा जी आते हैं, मैं एक एग्जांपल को बार बार कोट करूँ और मुझे यही नहीं पता चल रहा कि ये जो पत्र है, ये जो पेज है, ये जो सफ़ा है, ये जो पैम्फलेट है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं उनको समझा ही नहीं पा रहा। वो कहेगा बच्चे तूने तो सुना यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तूने तो मास्टर्स किया हुआ है, तुझे यही नहीं पता चल रहा तो तूने क्या पढ़ा है। ठीक है, बाबा जी की फिर ताने सुनने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए इससे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। ठीक है, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेक्स्ट, इफ़ यू आर एबल टू जनरेट आइडियाज़ ऑन योर ओन और आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को, उस टेक्स्ट को समझने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हुई। ठीक है, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बेहतर होगी और आपकी एकेडमिक सक्सेस भी होगी। तो आप इन चारों पॉइंट्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि अब इसकी इंपॉर्टेंस को जहन में रखेंगे आप। और अगर पेपर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीज़ें जब आपके जहन में होंगी तो अब इसके लिए तैयारी करना आपके लिए आसान होगा और आपको समझ आ जाएगी कि पूरे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 है और सबसे पहले है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, तो इस पर उतनी ही एफर्ट भी रिक्वायर्ड है, उतनी ही प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बहरहाल इस पे हम प्रैक्टिस के लिए हम एंड पे बात करेंगे, उसमें आपने किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उसको पिकअप करना है। ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। FBIC की जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस टेक्स्ट को एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने
किसी गंदे बच्चे ने उस वीडियो को स्किप कर दिया हो और उसके बेसिक पॉइंट उससे मिस हो गया हो, तो इसलिए यहाँ पढ़ते हैं कि दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ऑफ 250 to 350 वर्ड्स। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो 250 से 350 वर्ड्स का होगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में चीज़ बताई थी कि इससे हमें ये फ़ायदा होगा, जब हम समरी का पोर्शन करेंगे तो हमें ये पता होगा कि हमने समराइज़ कितने वर्ड्स में करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 आपको जाना है। तो 1/3 के लिए आप एक पहले से जहन बना के जाएंगे कि मुझे जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2A जो कि समरी और कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसको आप छोड़ भी नहीं सकते, जो समरी का पोर्शन है, ठीक है। तो मुझे कितने वर्ड्स तक लिमिट में रहना है और कितने वर्ड्स के अंदर अंदर उसको समराइज़ करना है, ठीक है। Having similar levels of difficulty as per the content taught in the classroom, pending 6 questions based on varying SLOs and cognitive level of learning। तो 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको लाजमी करना होगा, दैट इज़ समरी। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो समरी राइटिंग पे होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को लेके मैंने 2 दफ़ा डिस्कशन आपके साथ करनी है। एक जो अभी डिस्कशन आपके साथ चल रही है और पार्ट 2 में हम प्योरली समरी को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 पार्ट्स इंक्लूडिंग कंपल्सरी क्वेश्चन दैट इज द पार्ट 1 अबाउट समरी राइटिंग, मे बी प्रेसी राइटिंग, bearing 8 marks, तो 8 मार्क्स की समरी होगी। द अदर पार्ट विल बी 4 मार्क्स ईच, 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे अदर देन समरी। विल हैव इंटरनल चॉइस ऑफ 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, वेदर यू गो विद द फर्स्ट पार्ट और द सेकंड, तो ये आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। द पैसेज विल बी अलाइंड विद थीम्स एंड सब थीम्स मेंशन इन द करिकुलम ऑफ HSSC 1 लेवल। द रिलीजियस, एथनिक एंड जेंडर बायसेस विल बी अवॉइडेड वाइल सेलेक्टिंग द पैसेज, कि जब आपके पैसेज को सेलेक्ट किया जाएगा पेपर में तो ये फ़लान टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको जो है पेपर में टेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी बुक में जितने चैप्टर्स मौजूद हैं आपने सबको कंसीडर करना है, ठीक है। सो ये रिक्वायरमेंट पहले आपसे डिस्कशन हो गई है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब हमने जाना है टेक्निक्स पे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है टू अप्रोच द टेक्स्ट, कि जो भी आपका टेक्स्ट आपके पेपर में आएगा तो वो कौन सी बेसिक टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके यू कैन बी अ मास्टर और आपको कॉम्प्रिहेंशन पे उबूर हासिल हो सकता है। तो मैंने इस स्लाइड में सिर्फ 2 टेक्निक्स को डिस्कस की है। देयर माइट बी सो मेनी टेक्निक्स, इसके अलावा भी हो सकती हैं। अगर आपके जन्म की टेक्निक है तो आप उसको कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। लेकिन मेनली मैंने आपके साथ 2 टेक्निक्स को शेयर किया, दैट इज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब देखते हैं कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या है। स्किमिंग, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स क्विक ग्लांसिंग थ्रू अ टेक्स्ट। जो आपके पास टेक्स्ट मौजूद है, एक सरसरी सी नज़र या फ़ौरन से जो आप नज़र डालते हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक क्विक ग्लांस है, ठीक है। टू गेट द मेन आइडिया और जनरल ओवरव्यू, तो जल्दी से आपने उस टेक्स्ट को पढ़ा, नॉट जल्दी इन अ सेंस कि 10 सेकेंड में ख़त्म करना है, लेकिन बहुत डिटेल से डिस्कशन नहीं करनी, बहुत डिटेल से रीडिंग नहीं करनी। जल्दी से आपने उसको मोटा मोटा पढ़ा, पेंसिल आपके हाथ में होगी, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। और उससे क्या होगा, इट इज़ हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ टेक्स्ट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। तो डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट दिस टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट, टॉपिक क्या है। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी थी, जब मेरे पेपर में आया था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको रीडिंग की थी मुझे नहीं समझ आया था कि व्हाट दिस टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट। जब अपने सर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब मैंने 2-3 दफ़ा उसको पढ़ा था तो मुझे तीसरी मरतबा जाके ये समझ आई थी कि दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्टीज़मेंट, इश्तिहारात के बारे में। आई स्टिल रिमेंबर 2012 में मेरा पेपर हुआ था, तो इश्तिहारात के बारे में, एडवर्टीज़मेंट के बारे में था कि और किस तरह की एडवर्टीज़मेंट होती है उसके बारे में, जो साइन बोर्ड्स वगैरह के बारे में वो था, अनसीन था, ठीक है। तो जब मुझे ये समझ आ गया कि ये जो मेरा पूरे का पूरा टेक्स्ट है ये एडवर्टीज़मेंट के बारे में है, ये इश्तिहारात के बारे में है, तो जब मैंने उसको चौथी मरतबा रीडिंग किया और 5वीं मरतबा रीडिंग किया, वो टेक्स्ट छोटा होता था, तो उसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब मेरे ज़हन में टॉपिक आ चुका था। अब मैं उस टॉपिक को बाकी जो लिखा हुआ था उसके साथ जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले स्किमिंग के थ्रू सिर्फ ये पढ़ना है और उसमें एक क्विक सा आपने क्विकली उसको पढ़ना है, उस जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में, उसका टॉपिक आपको जहन में आ जाएगा। हाँ, टॉपिक का वर्ड शायद आपके लिए ज़्यादा ईजी है। गोइंग इनटू डिटेल, इट इज़ हेल्पफुल व्हेन टाइम इज़ लिमिटेड। तो अगर आपने जल्दी में करना है, आपके पास टाइम नहीं है, वैसे तो हम पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपने किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मखसूस करना है, वो भी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेपर प्रेजेंटेशन पे आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन होगी, पेपर को अपने प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो उसमें हम इस टाइम मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड टेक्निक इज़ स्कैनिंग। इन कंट्रास्ट टू स्किमिंग, स्कैनिंग इज़ यूज्ड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विद इन अ टेक्स्ट।
अब आपने स्किमिंग कर ली और आपको पता चल गया कि मेरा जो टॉपिक है ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे है, ठीक है। बस इतना पता करना काफ़ी है स्किमिंग के लिए। अब जब आप उसको स्कैन करेंगे, क्या करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं तो उसकी जो, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, पता नहीं पंजाबी है उर्दू है कि उसकी इच्छी पिच्छी आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप किसी का सीटी स्कैन करते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, तो सीटी स्कैन में उसकी फुल बॉडी को स्कैन किया जाता है। इफ़ देर इज़ एनी इशू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी तो वो उसमें सामने आ जाता है और उससे पता चल जाता है कि उसकी बीमारी को डायग्नोस करने में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो स्कैनिंग में हम क्या करेंगे, हम उसकी, मुझे पता चल गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे ये टॉपिक बेस्ड है, तो मैं उसके अब जो डिटेल्स हैं, जो माइनर डिटेल्स हैं, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें दी गई हैं, उस पर फोकस करूँगा। और यू क्विकली मूव योर आइज ओवर द पेजेस until you find the particular word, phrases और डिटेल्स you need। अब आपने ये काम करना है कि आपके हाथ में होगी पेंसिल और आपको पता चल गया दिस टॉपिक इज़ अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर सैनिटेशन के एतबार से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं, कोई फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया, किसी शख्स का नाम इस्तेमाल किया गया, किसी सिटी को एज एन एग्ज़ाम्पल के न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में ये हुआ, कोई भी एक सर्वे भी हो सकता है, उसके बारे में जो लिखा होगा उसको अंडरलाइन करेंगे आप। कोई डेट मेंशन है कि 2006 के सर्वे के मुताबिक 2006 को आप अंडरलाइन करेंगे। तो बेसिकली जो पॉइंट आपको लगेगा कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उन सब को स्कैनिंग के दौरान उसको अंडरलाइन करेंगे। अब आपको ये पता चल गया कि ये टॉपिक जो है क्लीन वाटर के बारे में है थ्रू स्किमिंग, और क्लीन वाटर के बारे में क्या लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के अंदर वो आपको स्कैनिंग से पता चल जाएगा। तो आई होप कि ये दो टेक्निक यूज़ आप जब करेंगे तो यू विल बिकम अ मास्टर और आपको टेक्स्ट को समझने में कोई मसला नहीं होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो हमारा एक हदफ था वो हमारा हदफ यहाँ तक हो जाएगा पूरा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर में, फेडरल बोर्ड का जो पेपर आता है जिसमें यू आर सपोज टू डू हाउ मेनी क्वेश्चंस, यस गुड, यू आर सपोज टू डू 6 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग योर समरी। तो उन 6 क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक तो हमने समरी के बारे में डिस्कस कर दिया। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं 4 एक टाइप्स मैंने आपके लिए डिफाइन कर दिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोर और लेस इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपके लिए एक टाइप लिखी वो लिटरल या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। लिटरल क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम से ज़ाहिर है कि लिटरल ये दोनों दे आर सिनोनिमस, दैट्स व्हाई आई पुट अ स्लैश बिटवीन देम, कि लिटरल भी उसको कह सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। अब वो क्वेश्चन होंगे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और डायरेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है जो डिफॉरेस्टेशन के बारे में, दरख्तों को काटने के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है ये लिटरल क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाला हो जाएगा या व्हेन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपके सामने उसका जो आंसर है वो उस टेक्स्ट के अंदर मौजूद होगा, उसी टेक्स्ट को लेना है आपने और उसी को आपने रीफ्रेज कर देना है, ठीक है। रीफ्रेज करने से मुराद ये है बात वही होगी लेकिन अल्फाज आपके होंगे। ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने जो आंसर है वो उसमें से ढूंढना है, टेक्स्ट के अंदर से, उस पैसेज के अंदर से अपने आंसर को ढूंढना है और उसको रीफ्रेज कर देना है। और उसको रीफ्रेज करने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ पे काम करना है, उसके सिनोनिम्स की तैयारी करनी है। अगर चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, कोई भी आपकी बुक पे जो चैप्टर है, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने उसमें से 20-25 वर्ड्स को निकाल दिया, आपके हर चैप्टर के एंड पे ग्लॉसरी भी होती है, उन अल्फाज को निकाल दिया और उन्हीं अल्फाज के जब इंग्लिश मीनिंग्स आप याद करते हैं, उसके सिनोनिम्स आप याद करते हैं, तो जब आपको उसमें से एज इट इज़ आंसर करना होता है तो आप उन सिनोनिम्स को यूज़ करके उसी टेक्स्ट को रीफ्रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिटरल या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस हैं। अब इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिसमें आपने टेक्स्ट के अंदर से किसी चीज़ को इन्फर करना होता है। और इन्फर का लफ्ज़ी मतलब है अखज़ करना, किसी से कोई चीज़ अखज़ करना। ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम क्लूज़, जो आपको उस टेक्स्ट के अंदर क्लूज़ दिए गए हैं, जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है, उससे आपने क्या इन्फर किया। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि किसी टेक्स्ट में किसी राइटर ने बड़े गुस्से का इज़हार किया है या गम का इज़हार किया है किसी भी एक मौके पे कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में वो इस चीज़ का इज़हार कर रहे राइटर कि हम लोगों ने अपने माहौल को गंदा कर दिए और हमारा हर तरफ पानी जो है वो गंदा पानी है और उससे बीमारियां फैल रही हैं और हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं है, थोड़े गुस्से की हालत में या गम की हालत में, ठीक है, मौन की है उस राइटर ने। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द टोन ऑफ राइटर इन दिस टेक्स्ट, उसकी टोन कैसी है। अब आपने क्या किया कि उन सारी जो बातें हैं, जो स्टाइल, जिस स्टाइल में उस राइटर ने उस टेक्स्ट को लिखा, तो उस स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए आपने कह दिया कि उसकी जो
जो टोन है वो मेलनकॉलिक टोन है, यानी कि गम से भरपूर है, या ही इज़ एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश है, या ही इज़ एंग्री, ही इज़ एग्रेसिव। तो आपने उसकी टोन को कैसे पता किया? उसमें तो नहीं लिखा हुआ कि मेरी टोन ऐसी है, उसमें तो सिर्फ बात की गई है। उसकी बात से आपने ये अंदाज़ा लगाया कि वो खुश है, या वो गम की हालत में है, या वो गुस्से की हालत में है, या वो तंज़िया अंदाज से बात कर रहे हैं। तो ये आपने उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वहाँ से इन्फ़र किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पेपर का हिस्सा होते हैं, जिसमें आपको उस टेक्स्ट को देखना होता है और उसमें से किसी चीज़ को अख़ज़ करना होता है, इन्फ़र करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड जो टाइप मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है, दैट इज़ इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस या क्रिटिकल थिंकिंग। अब इवैल्यूएटिव में यू आर सपोज टू इवैल्यूएट द टेक्स्ट, यू आर सपोज टू एनालाइज द टेक्स्ट। अच्छा, ये इवैल्यूएटिव और नीचे जो एनालिटिकल है, आप इसको कह सकते हैं कि दीज आर ओवरलैपिंग टर्म्स। ठीक है, ओवरलैपिंग यानी कि मोर और लेस सेम है। ठीक है, इवैल्यूएशन तब होती है जब आपने अपनी पर्सनल जजमेंट देनी होती है। ठीक है, और पर्सनल जजमेंट आप कैसे देते हैं? आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से पर्सनल जजमेंट देते हैं। इसी के साथ साथ जो इसकी दूसरी ओवरलैपिंग टर्म है, जैसे मैंने आपसे बात की, एनालिटिकल या ओपिनियन बेस्ड, आप इन दोनों को मर्ज करके एक ही चीज़ समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओपिनियन बेस्ड, अब एनालिसिस आपका तब बिल्डअप होता है जब आपने टेक्स्ट को समझ लिया और आपको पता चल गया कि व्हाट दिस टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट। उस टेक्स्ट को समझने के बाद जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो वो बेहतरीन एनालिसिस होगा। अगर आपको टेक्स्ट समझ ही नहीं आए तो आपका एनालिसिस भी इल एनालिसिस होगा, इतना अच्छा एनालिसिस नहीं होगा। और आपसे ये कहा जाता है कि आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा और इस टेक्स्ट को आपने समझा। अब आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए गवर्नमेंट क्या इक़दामात कर सकती है और इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या इक़दामात हो सकते हैं। अब ये आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपने अपनी राय देनी है। आप क्या समझते हैं? आप ज़ाहिर, हम भी एक माहौल में रहते हैं, हम भी चीज़ों को देखते हैं, हम भी इन सारे मामलात से गुजरते हैं। तो मेरा इस टेक्स्ट को लेके क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई और मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या एनालिसिस है। उस एनालिसिस में मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे कर दिया जाए तो चेंजेस आ सकती हैं और इस बुराई पे जो है वो काबू पाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे डिस्कस किया लिटरल या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैंने आपसे इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैंने आपसे इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो है मैंने आपसे डिस्कस किए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि यार ये तो स्लाइड में इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं और पता नहीं क्या टर्म्स यूज, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो पता नहीं क्या बम्बार्डमेंट होगी हमारे पर। कुछ भी नहीं होगा। आपको जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ है उसको आपने समझना है और सवालात के जवाब देने हैं। ये तो सिर्फ आपसे डिस्कशन की जा रही है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि जब आप किसी भी टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंशन के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके जहन में ये चल रहा हो कि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। 2-3 क्लास में जो आपको पैसे दिया जाता था उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो अब जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो काकों वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। उसमें थोड़ा सा एक स्टेप या 2 स्टेप या 4 स्टेप्स बढ़ के आगे की बात पूछी जाएगी। और यही क्वेश्चन जब आपका CSS में आएगा, जो बच्चे CSS करेंगे तो या नेक्स्ट लेवल पे किसी भी लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रीहेंशन के, तो उसमें आपकी जो है वो जजमेंटल स्किल्स और आपके एनालिटिकल स्किल्स और ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे चेक होंगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बेस है, जहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है और ये सिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है, तो अगर आपने 4 सेंटेंसेस भी 4 to 5 सेंटेंसेस अच्छे लिखे हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों के जहन में बड़ा कंसर्न होता है कि सर कितना लिखें पेपर में। ठीक है, इतना लिखें जितना आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने कहानियाँ नहीं गढ़नी होती। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये चीज़ है, इस पे आपकी क्या सजेशंस हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 सजेशंस हैं और बिल्कुल ठीक हैं और आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्ट्रक्चरल मिस्टेक ना हो, ठीक है, जो पंक्चुएशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द लैंग्वेज, तो इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स होंगे। ठीक है, तो आई होप कि यू आर मच अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन और अभी आपको ये समझ आ गई है कि ये कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, उसके आंसर कैसे करने होते हैं और किस टेक्निक को यूज़ करना होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं टिप्स फॉर आंसरिंग। स्पेसिफिकली मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं कि जब आप पेपर में उस क्वेश्चन को आंसर करें तो क्या आपने कुछ टिप्स को आजमाना है। अच्छा, लिटरल क्वेश्चन के लिए मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए अलग टिप आपके लिए बनाई है। जैसे लिटरल क्वेश्चन के लिए फाइंड एग्जैक्ट डिटेल इन द टेक्स्ट।
आपने लिटरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपने हैंकी फैंकी नहीं मानी इधर उधर से और अपने ख्यालात को जहन में रखे भाई मैं ये आप छोड़ दें। आप क्या समझते हैं? आपने इसमें उसी टेक्स्ट के अंदर आंसर मौजूद होगा, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक आंसर है, उसको सिर्फ आपने पेंसिल से मार्क किया। अब आपने उसको रीफ्रेज करना है, क्योंकि इन ग्रेड 4 और ग्रेड 3 यू आर सपोज टू जस्ट पुट अ मार्क देयर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, उसको एज इट इज़ आपने कॉपी करना होता है। ये कॉपी स्किल आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं चलती कि इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम कि लाइन 3 टू लाइन 5 आपका आंसर है तो आपने वहाँ से देख के लिखे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये स्किल एक बच्चे को बहुत ज़्यादा राइटिंग इशूज़ हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए शायद कहीं काम कर जाए, लेकिन आप लोगों ने इस पर काम नहीं करना, क्योंकि नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रैंड टेस्ट। तो हमने अभी इस चीज़ को समझना है। अभी हमने 2 नंबर कामों की तरफ नहीं जाना है कि चलो सर अगर वो भी नहीं आता तो कुछ और ट्रिक्स ऐसी भी बता दें जो हम जैसे बच्चों के लिए हों जिनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो हम लोग पेपर में क्या कर लें। तो 2 नंबर चीज़ें बाद में सीखना, वो तुम्हें तुम्हारे दोस्त क्लास वाले बता देंगे, मैं तुम्हें 1 नंबर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक आंसर है, उसके बाद उसको पढ़ के उसको रीफ्रेज कर दें। रीफ्रेजिंग आपने लाजमी सीखनी है थ्रू सिनोनिम्स, थ्रू डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ही आपने सीखनी है और ये प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आ जाएगी आपको। देन रेफर डायरेक्टली टू द पैसेज फॉर द आंसर। तो क्वेश्चन पूछा है तो खुद से आंसर करने की कोशिश नहीं करें, देखें उस टेक्स्ट के अंदर कहाँ पे उसका आंसर मौजूद है, उसी को फाइंड आउट करें। बस आपका काम यहाँ पे स्किल आपकी जो रिक्वायर्ड होगी वो आपने उसको रिफ्रेश करना होगा, ये आपकी स्किल रिक्वायर्ड होगी। सेकंड, हम इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस पे बात करते हैं जिसमें इन्फर करना होता है, जिसमें उस टेक्स्ट से कोई चीज़ अखज़ करनी होती है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू मेक इन्फ्रेंसेस। आपने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्लूज है, मिसाल के तौर पे मैंने ये कह दिया कि ये टेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर, और इसमें जो राइटर है वो बहुत गुस्से में है। वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग जो है वो गंद फेंक रहे हो और ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से हमारा पानी ख़राब हो रहा है, और पानी ख़राब होने की वजह से 70% लोग जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ में मुब्तला हैं, और ये सारे गुस्से की हालत में। मुझे कैसे पता चला कि वो गुस्सा कर रहे हैं? फर्स्ट सर मुझे यहाँ से लाइन नंबर 3 में उसने ये बात की, लाइन नंबर 4 में उसने ये बात की, लाइन नंबर 7 उसमें फिर ये बात की, लाइन 10 में जो उसने तो एक खिताब भी दे दिया, यू आर द मार्क ऑफ सेवेजेस, यू आर द स्टैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। गुस्से की हालत में है वो, तो उसने लक़ब दे दिए कि तुम लोग तो बिल्कुल धब्बा हो इंसानियत के नाम पे, और इस तरीके से उसने अल्फाज यूज़ किए। तो मुझे इन अल्फाज की बेसिस पे पता चला कि वो गुस्से में है। तो अगर आपने कह दिया कि दिस टेक्स्ट इज़ इमोशनल, तो आपको किस एक लाइन से पता चला कि वो इमोशनल है? तो इस तरह के क्वेश्चंस के जब आप आंसर करेंगे, तो जब आप उस लाइन को दरमियान में कोड करेंगे, इन द टेक्स्ट द राइटर हैज़ यूज द एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन को चंक्स लेने आपने उस टेक्स्ट से, पूरे का पूरा टेक्स्ट नहीं कॉपी कर देना। चंक्स लेके उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दोगे, मार्कर से लिख दोगे, ब्लैक पेन से लिख दोगे, उसको हाईलाइट कर दोगे, तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो कहेगा इस बच्चे को ये भी पता है कि ये जो स्टाइल है या टोन है राइटर की वो बहुत गुस्से में है। और इसने वो चीज़ भी बता दी कि लाइन नंबर 7 में उसने अपने गुस्से के इज़हार इन 2 एक्सप्रेशंस को यूज़ करके किया है, तो वो आपको अच्छे खासे नंबर देगा। मेरे जैसा टीचर आपको स्टार भी देगा। वैसे तो बोर्ड के पेपर में हम लोग को ऑनलाइन ही मार्क करते हैं, हमारे पास फिज़िकल कॉपीज़ नहीं होती, लेकिन मैं जब अपनी क्लास के टेस्ट मार्क करता हूँ तो मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को भी स्टार दे रहा होता हूँ, जिन पे मुझे लगता है कि यार इसने बहुत अच्छा आंसर किया, ठीक है, तो स्टार्स भी आपको मिलेंगे। अभी क्लास के टीचर को तो दे ही देंगे आप क्लास। अच्छा, देन कंसिडर अंडरलाइंग मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस। तो आपने डेप्थ में जाना है बेसिकली। आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो राइटर ने कोई एक बात कही, बात सीधी सीधी थी, लेकिन उसने बेसिकली कॉटन के अंदर पत्थर को डाल के मारा। तो आप कह सकते हैं कि उसने ये जो फ़लाँ जगह पे ये जो एक सेंटेंस यूज़ किया, इस सेंटेंस को यूज़ करके उसने दो द सेंटेंस वाज वेरी मच सिंपल, लेकिन उसने यहाँ पे गुस्से के इज़हार के यहाँ पे उसने बेसिकली तंज़ की है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा क्लास में लेट आता है तो टीचर उससे कहते हैं कि आ जाइए आ जाइए, आप ही का इंतज़ार हो रहा था, आप तो क्लास में नहीं हो तो हमें तो मज़ा ही नहीं आता पढ़ने का। आप तो जब तक हम तो आपका इंतज़ार करते कि आप आएँ तो हम क्लास शुरू करें। तो बेसिकली टीचर उस पर तंज़ कर रहे हैं, टीचर उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ठीक है। आज तो माशाल्लाह आप बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 1 घंटा लेट आ जाते हैं आप, तो वो टीचर उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा होता। तो आपने अंडरलाइंग मीनिंग्स को देखना होता है कि बेसिकली अगर राइटर ये बात कर रहे हैं तो उसके कहने का मकसद क्या है, तो ये हम इन्फर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपसे पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आपने उसमें कंटेक्चुअल क्लूज़ जो आपके हैं वो क्लूज़ आपको पता होने चाहिए कि फ़लाँ मौके से मुझे पता चला कि ये गुस्से में है। देन इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस, जिसमें आपने इवैल्यूएशन करनी होती है, और अगेन मैं कहूँगा हम इवैल्यूएटिव और एनालिटिक को हम ओवरलैप करेंगे। हम इवैल्यूएटिव और एनालिटिक को एक ही हेडिंग कंसीडर करके उसको समझेंगे। फॉर्म पर्सनल जजमेंट बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। आपने इवैल्यूएट करना है, आपने एनालाइज करना है टेक्स्ट को
ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल जजमेंट, कि इस टेक्स्ट को जहन में रखते हुए, इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर इन पे हम काम कर लें, गवर्नमेंट लेवल पे ये इकदाम उठाने चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे हमें ये इकदाम उठाने चाहिए, तो हम इस बुराई से निजात पा सकते हैं। जो भी मैंने आपको वाटर बोर्न डिजीज़ की, वाटर सैनिटेशन की आपको मैंने एग्जांपल दी थी। असेस द टेक्स्ट इम्पैक्ट एंड रेलिवेंस, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस बीमारी का या इस एक बुराई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एग्जामिन हाउ एलिमेंट्स वर्क टुगेदर, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके टोन, उसकी जो उसका राइटर का पर्सपेक्टिव है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने उन सारे पॉइंट्स की बेसिस पे आपने एक अपना आर्गूमेंट डेवलप करना है, आपने एक अपना एनालिसिस, आपने अपनी इवैल्यूएशन जो है वो बिल्डअप करनी है। ठीक है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में अगेन ये एनालिटिकल क्वेश्चंस के, और उसी की हेडिंग में हमने लास्ट भी लिखा था कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट क्लियरली, आपको जो व्यू पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। कि अगर आप सजेशंस दे रहे हैं उस क्वेश्चन में कि मेरी सजेशन ये है कि इस तरीके से हम इस बुराई से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो बुलेट्स में लिख सकते हैं आप उसको। फॉलोइंग प्रिकॉशंस कैन बी मेजर्ड टू ओवरकम दिस इशू, तो 1 2 3 4 करके बुलेट्स में लिख सकते हैं, उसमें आपको नंबर भी ऐसे मिल जाएंगे। और जस्टिफाई योर ओपिनियन विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, तो अगर आपने जस्टिफाई किया है कि किसी भी एक पॉइंट को लेके, तो आप वो आपका टेक्स्ट से आपने उसको जस्टिफाई करना है, कि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहे हैं जो पॉसिबल ही ना हो बहरहाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। आई होप कि ये टिप्स आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको डायरेक्ट लिंक करें या आप इसको इनडायरेक्ट लिंक करें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद देगा, न सिर्फ आपके पेपर में बल्कि आपको आपकी जो राइटिंग एक्सप्रेशन है उसको बेहतर करने में, कि जब आपने किसी भी टेक्स्ट को समराइज़ करना है या किसी भी टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना है। ये पॉइंट में शायद आपसे समरी के जो वीडियो होगी, जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें भी डिस्कस करूँगा, लेकिन ये यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, जब भी कोई आपके पास टेक्स्ट आता है तो वो टेक्स्ट या तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, या तो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। अब फर्स्ट पर्सन से मुराद ये कि आपने टेक्स्ट में देखा कि आई का प्रोनाउन यूज़ हुआ है, मी का प्रोनाउन यूज़ हुआ है, वी का प्रोनाउन यूज़ हुआ है, या अस का प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से लिखा हुआ है। अच्छा, एक टेक्स्ट है जिसमें राइटर ने स्टार्ट ही ऐसे किया कि जब मैं छोटा सा था तो मैं गुजरात के इलाके फ़लाँ में रहता था, किसी एक इलाके का उसने मेंशन कर दिया। बचपन में हम लोग असर के बाद खेलने के लिए जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। एक मरतबा मैं अपने अब्बू के साथ जा रहा था, तो आगे उसने जो भी कहानी बनाई। अब उसने कहा कि मैं गुजरात में रहता था, तो मैं का वर्ड उसने यूज़ किया, मैं का प्रोनाउन उसने यूज़ किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइटर जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, होती बेसिकली वो ये। तो अगर किसी स्टोरी में आई का, मी का, वी का या अस का प्रोनाउन यूज हुआ है, तो वो कहानी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से सुनाइए। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करने वाला होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात कर रहे हैं आप, वो आपके सामने भी मौजूद है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो यू जो है ये सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं किसी तीसरे शख्स के बारे में, मैं कायद आज़म के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज़ अ ग्रेट लीडर, तो ही का प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन का मौजूद होना या ना मौजूद होने से फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कायद आज़म हमारे साथ बैठे हों, हमारी किस्मत, तो कायद आज़म की तुमने एग्जाम्पल दी इसीलिए उसको लेके चल रहा हूँ। कोई भी शख्स आपका दोस्त हो सकता है जो आपके साथ बैठा हुआ है, आप अपने दोस्त को दूसरे एक न्यू फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि यार दिस इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ही के प्रोनाउन। तो बाज़ दफ़ा कंसेप्ट ये दिया जाता है, टीचर्स भी ये बता रहे होते हैं और बाज़ की बुक्स में लिखा होता है कि जो थर्ड पर्सन है वो गायब होना चाहिए। लाजमी नहीं है गायब हो, वो वहाँ मौजूद है फिर भी ही है, और वो वहाँ मौजूद नहीं है फिर भी ही है। ठीक है, तो बहरहाल तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसमें ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, इस तरह के प्रोनाउंसेस होते हैं। अब आपने मैंने आपको टेक्स्ट के बल्कि हाँ टाइप यहाँ लिख दिए कि फर्स्ट पर्सन जो है ये बायोग्राफी हो सकता है, किसी की स्टोरी हो सकती है, जो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर होता है कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू गो देयर, तो वहाँ पे वो आई के प्रोनाउन यूज़ करता है। सेकंड पर्सन में इन विच राइटर एड्रेसेस अस डायरेक्टली, यू आर द मार्क ऑफ सेवेजेस, तो वो यू का प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हमसे बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन में कोई स्टोरी हो सकती है कि वंस देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर, एक दफ़ा का जिक्र है प्यासा कौवा, हमारी नेशनल स्टोरी। ठीक है, तो उसमें ही का प्रोनाउन यूज़ हुआ है। या कोई स्पीच हो सकती है कायद आज़म की, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी किसी की स्पीच है तो उसको किसी दूसरे राइटर ने उसी की स्पीच को जो है वो अपने अल्फाज में बयान किया हुआ, तो ही वॉज़ वेरी इंथुजियास्टिक, ही स्टार्टेड द स्पीच विद दीज वर्ड्स, इस तरीके से करके हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हमने क्या करना है,
हमने जब आंसर्स करने हैं तो अगर आपका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से कोई टेक्स्ट आ रहा है, बेटा पिछले 2 साल दोनों मरतबा फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वाला आया है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे नॉर्मली पेपर में ऐसा टेक्स्ट आता है जो कि जनरल टेक्स्ट होता है, जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे फैमिली वैल्यूज़ इन पाकिस्तान, जैसे एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं पेपर में आते हैं। लेकिन पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी दोनों बार पेपर में फर्स्ट पर्सन, यानी कि अगर आपको पुरानी बुक से किसी बच्चे को नो हाउ हो तो यूनिवर्सिटी डेज से आया था, टेक्स्ट आया था, ठीक है। और पिछली बुक में हमारे पास जो है और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कोई शख्स अपनी कहानी सुना रहा होता है, ठीक है। आपकी जो बटरफ्लाइज है रॉजर डीन काइज़र की, आई हैव टू रिकॉल दैट स्टोरी एज़ वेल। स्टोरी मुझे पता है, लेकिन उसमें पर्सपेक्टिव आप मुझे देख के बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि वो जो बटरफ्लाइज है रॉजर डीन काइज़र की, वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी है या सेकंड में या थर्ड में, ठीक है। ये आपके कमेंट्स लाजमी आने चाहिए, वरना आपको जो है ना वो पेनल्टी होगी, ठीक है। बहरहाल, तो आपने अगर आपका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से तो आपने आई के प्रोनाउन कभी भी यूज़ नहीं करना, आपने ही, शी, हिम, दे, देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो यूज़ करने हैं। अगर सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो आपने ही, हिम, शी, हर, और अगर थर्ड है तो आपने ही, शी, इट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने हमेशा किसी भी स्टोरी को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से नहीं यूज़ करना, सेकंड पर्सन नैरेटिव से नहीं यूज़ करना, बल्कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। आपका थर्ड पर्सन नैरेटिव होना चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है और ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपको समझ आ गई है तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये इतना क्रिटिकल पॉइंट आपको समझ आ गया। और आपको नहीं समझ आए, किसी बच्चे को ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। माय नंबर इज़ विद यू, यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप टेक्स्ट, मैं वहाँ पे आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये पॉइंट आपने लाजमी समझना है कि स्टोरी को कैसे नरेट किया जाए, ठीक है। आई होप कि आप सब अच्छे बच्चे हैं और आप सबको समझ आ गई है। ओह, ये तो स्लाइड्स ही ख़त्म हो गई। अभी हमें डिस्कशन शुरू की थी, अभी स्लाइड्स भी ख़त्म हो गई। तो चलो, यही आज की हमारी डिस्कशन थी एंड आई होप कि आपने इस डिस्कशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। बल्कि शायद मैं स्लाइड्स मिस कर रहा हूँ प्रैक्टिस वाली, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो मेरा ज्ञान ही था, वो मेरी मोटिवेशन थी कि आपने टेक्स्ट को अब प्रैक्टिस करना है। आपके जो बुक के अंदर चैप्टर्स मौजूद हैं, उन चैप्टर के टेक्स्ट को लेके शॉर्ट टेक्स्ट लेने। अगर आप यू आर नॉट गुड एट राइटिंग, यू आर नॉट गुड एट कॉम्प्रीहेंशन, जस्ट टेक 10 to 15 लाइन्स, देन कॉम्प्रीहेंड दैट टेक्स्ट और उस तरह के जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड उसका आंसर करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे ये कहते थे कि सर चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप क्यों नहीं करवा रहे। वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा चाह रहा था कि वो मैं इसी वजह से नहीं करवाना चाह रहा था कि वो आपकी प्रैक्टिस का सेशन है। अब मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा तो आपने क्या करना है, आपने उसको रट लेना है। जब आप उसको रट लेंगे तो फिर वो कॉम्प्रीहेंशन का जो मकसद है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन का मकसद ही ये नहीं है ना, आप अगर सारे चैप्टर को मैं आपको हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस बना के दे दूँ कि भाई चैप्टर नंबर 1 जो है इसके 50 क्वेश्चंस ये याद कर लो, 2 के 50 याद कर दो, तो क्रैम करेंगे, रटे मार लेंगे और पेपर भी अच्छा करके आ जाएंगे आप लोग। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दोज 50 क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो मोर और लेस रिपीट हो रहा होगा ना, तो आप याद करके चले जाएंगे। तो फिर कॉम्प्रीहेंशन का तो मकसद ही फोत हो गया ना। फिर आपने पेपर तो पास कर लिया, आपने मार्क्स तो ले लिए, लेकिन आपकी लर्निंग तो कुछ भी ना हुई। तो अगर मुझे सिर्फ पेपर पास करवाने पे काम करना है या पेपर में नंबर पे काम करना है, तो फिर तो मेरा मकसद नहीं है इतना ज़्यादा बोलने का, ठीक है। तो आपने इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने में बड़ा, ये बार बार चीज़ यूज़ कर रहा होता हूँ कि आपने लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय करना है, आपने रट्टे नहीं मारने। आप सेकेंड ईयर करके जाओ, आप यहाँ से पढ़ के जाओ, तो आप कम से कम किसी को बता सको कि भाई कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है और आपको टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो के बाद कॉम्प्रीहेंशन समझ आ गई और आपको कॉम्प्रीहेंड करना आ गया और कुछ भी आपकी मदद हुई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अदर देन यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है एज ए टीचर कि आपको चीज़ समझ आ गई है। सो अब मैं ये देखूँगा आपका जो एग्जिट पॉइंट है, आपको जो चेक पॉइंट है वो कैसे है कि अब जिस चीज़ को समझ आ गई है वो वीडियो को लाइक करेगा ताकि मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ इसको समझ आ गई है। वरना मैं देखूँगा इसमें 500 व्यूज़ हैं और 500 व्यूज़ में से मेरे पास थम्स अप जो हैं, मेरे पास लाइक्स जो हैं सिर्फ 4 हैं, तो मतलब 4 लोगों को समझ आई, बाकी ने वीडियो देखी उनको समझ नहीं आई। तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। मैंने यहाँ नीचे मैसेज किया कि फॉर पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग सर्विस प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो ये नंबर तो आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है। कुछ बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ट्यूशन्स का भी पूछते रहते हैं और उसमें अगर आपको कोई पर्सनल ट्रेनिंग्स चाहिए, पर्सनल ट्यूटरिंग सर्विसेज चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, तो यू हैव माय नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, वी कैन प्लान थिंग्स और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस मैनेज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आई होप कि आपने न सिर्फ इसको समझा होगा बल्कि आपने इसको इन्जॉय भी किया होगा। और एक आखिरी लाइन के प्रैक्टिस डज़ नॉट मेक परफेक्ट,
ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन को समझने के बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देर इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, आप इसकी टेक्स्ट को लेके 5-5, 8-8, 6-6 लाइनों की प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट द पॉइंट और यू विल गेट द मार्क्स एज वेल फ्रॉम पेपर्स परस्पेक्टिव। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, दैट वुड बी ऑन समरी राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है तो उसको लाजमी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।